बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल। पीडीएम के जलसे से कबल हुकूमती वज़रा और अपोजिशन क़यादत आमने सामने। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर पहला ड्रोन हमला। अमरीकी खुफिया एजेंसी अगले कई सालों तक अफगानिस्तान में ऑपरेशंस जारी रखेगी, अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। और अफगानिस्तान के हालात एक बार फिर कशीदा। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों ने अमन की कोशिशों को फिर खतरे में डाल दिया। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज अब जान चुके हैं। सियासी तौर पर मुल्क में हलचल है और अपोजिशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने हैं। हमेशा से पिछले 3 साल से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, सियासी तौर पर यही सूरत हाल चली आ रही है। अपोजिशन और हुकूमती वज़रा आमने सामने हमें नजर आते हैं। पीडीएम का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उनके जो भी मकासद हैं वो हासिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए वो एक अलग बहस है, लेकिन पीडीएम फिर से मुतहर्रिक है, सिंध में जलसा करने जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस जलसे में सिंध की जो सबसे अहम जमात है जो वहाँ पर इक़्तिदार में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई है। गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे, आज भी ये बात ज़ेर बहस आएगी और ये खबरें हैं भी कि नून लीग के जो MP और MNAs हैं उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राबते हैं और इस पर अब हुकूमती वज़रा भी तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान उन्होंने कहा कि नून लीग अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है और नून लीग पीडीएम को छोड़िए और यह तय करे कि नून लीग की क़यादत किसने करनी है, नून लीग में फैसले कौन करेगा। जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी को यह कहकर टाल दिया है कि यह 3 साल कारकर्दगी सिर्फ 3 गुलकार थे। अब देखना यह है कि पीडीएम जो मकासद हैं वो हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि नून लीग अंदरूनी तौर पर बहुत सारे इख्तिलाफात का शिकार हमें नजर आ रही है। और जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीडीएम के तमाम तर फैसले शहबाज शरीफ साहब करते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसकी तरदीद की है कि जी शहबाज शरीफ साहब कोई फैसले नहीं करते। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा ये बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की कोई पॉलिसी वाज़े नहीं है, वो क्या कर रही है, ऑपोजिशन बताए उनके मकासद क्या हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि किसी भी मामले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता है। अफगानिस्तान का मसला, उस पर भी ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया है। हुकूमत अफगानिस्तान के मामलात पर ऑपोजिशन को एतमाद मिले, तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि अभी तक APC नहीं बुलाई गई है। खबरें आ रही हैं कि बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें ब्रीफिंग भी दी जाएगी, तमाम तरह हम फैसले भी किए जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल ज़रा बहस आएगी और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर तज़कियाकार सीनियर साफ़ी नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी का जश्न मनाया और दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो ये तनकीद करती है जी हमें किसी भी सूरत हाल पर एतमाद में लिया ही नहीं जाता। पिछले 3 साल हमने देखा कि पार्लियामेंट जिस तरह से चलती रही, क्या आगे भी 2 साल पार्लियामेंट इसी तरह से चलेगी और ऑपोजिशन और हुकूमत हमें एक पेज पर नजर नहीं आएंगे? देखें, हुकूमत के ख़िलाफ़ तो आप हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के इदारे के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं हो सकता। इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के इदारे को लानत भेजने के बाद फिर इलेक्शन लड़कर आए और मुल्क संभाला। वो पार्लियामेंट पर बिलीव ही नहीं करते हैं, वो पार्लियामेंट में हाजिर ही नहीं होते हैं, उनको तो पार्लियामेंट से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पार्लियामेंट के किसी इजलास में नहीं बैठते हैं। अब तक उनकी टोटल हाजिरियाँ गिन लें कि कितनी पार्लियामेंट के कितने ऐवानों में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी वज़राए आज़म या माजी की हुकूमतें जो हैं उनको बड़ी दिलचस्पी रही है। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं बैठते थे पार्लियामेंट के इजलास में। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की हाज़िरियाँ जो है वो शायद उन वज़राए आज़म में होंगे जिनकी हाज़िरियाँ सबसे ज़्यादा होंगी। लेकिन इमरान खान साहब पार्लियामेंट की ताकत पर, अवाम की ताकत पर बिलीव नहीं करते, वो अपने मसल्स पर बिलीव करते हैं और हर तरह के मसल्स को इस्तेमाल करते हैं। लगारी साहब, मैं ज़रा सियासत पर आता हूँ। इस तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात पर भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपका कमेंट चाहूँगा हुकूमत की कारकर्दगी पर। हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी का बड़ा जश्न मना रही है, लेकिन अगर मुआशी तौर पर देखें तो एक आम आदमी को तो अभी तक रिलीफ नहीं मिल सका। अभी आजकल सोशल मीडिया पर चल भी रहा है कि 2018 में क्या चीज़ें किस कीमत पर थीं और अब किस कीमत पर हैं। तो आप इन 3 साल कारकर्दगी को हुकूमत की किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी का जश्न मनाया, जबकि अवाम जो है वो 3 साल से ज़ारो कतार रो रहे हैं और मातम कर रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। आपको इन 3 सालों में वो जो सरकारी आदाद शुमार है उनके एतबार से जो पहले गुर्बत की लकीर से नीचे लोग थे उनमें 2 करोड़ अफराद का इजाफा हुआ। अब पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। कोई चीज़, ये कहते हैं महंगाई है, आलमी फिनोमेना है। भाई अगर आलमी फिनोमेना है तो क्या आटा जो है हम दुनिया से ले रहे हैं?
चीनी हमारी दुनिया में बनती है, हम दुनिया में वाफर चीजें पैदा करते हैं, हमारी गंदम की पैदावार बम्पर क्रॉप्स होती है। वजीर आजम जश्न मनाते हैं, ऐलान करते हैं कि माजी के रिकॉर्ड टूट गए, हमने गंदम इतनी पैदा की है। फिर क्या होता है, गंदम गायब हो जाती है, आटा गायब हो जाता है। वजीर आजम देखते हैं कि जनाब चीनी की पैदावार जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन चीनी बरामद कर दी जाती है। और ये सब कुछ कौन करता है? सरकार करती है? नहीं, ये माफिया करती है। और वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि ये सारे के सारी महंगाई, ये सारी चीजें जो हैं, कीमतों में इजाफा, ये माफिया की कारकर्दगी है। माफिया कहाँ है, कहाँ तलाश करें? माफिया ऐवान इक़्तिदार में है, माफिया हुकूमत में बैठी है, माफिया वज़ीर आज़म के दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर जिस तरफ नजर उठाएं माफिया मौजूद है। और माफिया जो है मुल्क को लूट कर कंगाल कर चुकी है, मुल्क की हालत नहीं रही है, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, लोग अपने बच्चों के लिए सब्जी, आम सब्जी भी नहीं खरीद सकते हैं। इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म जश्न मनाते हुए कहते हैं कि ओहो, चिकन तो 120 की मिल रही है। अगर वज़ीर आज़म को कोई बताए कि ये आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, कम से कम 10-15 साल पुरानी या इससे भी ज्यादा पुरानी, तो शायद कोई मान लेगा। आज कोई जाए और जाकर कहे कि जी वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुर्गी इतनी सस्ती बिक रही है, तो लोग पकड़कर मारेंगे उस बंदे को जो ये कहेगा। तो ये है सूरत हाल। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुल्क पर कर्जे, तारीख में सबसे बड़े कर्जे, इतने 3 साल की ड्यूरेशन में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने कर्जे इन्होंने लिए हैं। मुल्क को मकरूज कर दिया। ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व बढ़ गए। भाई कैसे बढ़ गए? कुछ पैसे चीन के थे, कुछ पैसे यूएई के थे, कुछ पैसे सऊदी अरब के थे, कुछ पैसे आईएमएफ के थे, कुछ पैसे कर्जों के थे। आपने क्या बचाया? आपने कहां से लाए ये रिजर्व? आपकी कौन सी आपकी ऐसी वो हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं कि आप उसमें से कमा कर आप अपने रिजर्व में इजाफा कर रहे हैं? पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफा कौन से जराये से हो रहा है? अवाम भी ये सोचने पर अब मजबूर है कि ये जो 3 साल कारकर्दगी का लगाए सब जश्न मनाया गया, इस जश्न की वजह क्या थी? अच्छा, अब थोड़ा सा अगर ऑपोजिशन की तरफ आऊं तो ऑपोजिशन अभी भी ये मुतालबा कर रही है, और ये बिल्कुल वजह है कि अफगानिस्तान के मसले पर ऑपोजिशन कह रही है कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और अफगानिस्तान का मसला हो या दीगर मसाइल हो, किसी भी मामले पर हमें ना ऑपोजिशन एक पेज पर नजर आई है ना हुकूमत एक पेज पर नजर आई। अब ऑपोजिशन पीडीएम जलसा करने जा रही है, इससे पहले भी पीडीएम मुतहर्रिक रही। आप पीडीएम का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कोई मकासद हासिल हो पा रहे हैं पीडीएम को? पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट को कंसीडर ही नहीं किया जाता, तो पार्लियामेंट में किस चीज़ पर बहस होगी? आपको पता है कि बरतानिया की पार्लियामेंट अफगानिस्तान के इशू पर बात कर रही है, और हम लोग जो बिल्कुल बराबर में है अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान हमारी सरहद के पास है, उसकी हम जो है वो उस पर बात हमारी पार्लियामेंट में नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि हम वहाँ से लोगों को ला रहे हैं, अफगान हैं, गैर मुल्की हैं, कौन हैं, हज़ारों की तादाद में एक एक एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट को, तख्ते लाहौर के एयरपोर्ट को मुस्तस्ना किया गया है कि वहाँ पर कोई अफगान जो है वो अफगानिस्तान से आने वाला तैयारा, काबुल एयरपोर्ट से आने वाला तैयारा नहीं उतरेगा। बाकी जो एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, मुल्तान एयरपोर्ट है, फैसलाबाद एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, यहाँ पर आप उतार रहे हैं, यहाँ पर होटल बुक कर रहे हैं। और लाहौर को इस्तिस्ना है, उसकी किस्मत अच्छी है या उसकी ताकत अच्छी है या उसका तख्ते लाहौर होना अच्छा है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन किसी भी शहर में क्यों आ रहे हैं भाई? आपने दुनिया भर के आर्मी सतह पर जहां भी कराची को भी लगाड़ी साहब इस्तिस्ना दे दिया गया, अब तो कराची में भी फ्लाइट्स नहीं उतरेंगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिर्फ इस्लामाबाद है अब तो। कहा यह गया था कि ये अच्छा हुआ है कि अगर रोका गया है। मैंने पहले कहा जा रहा था कि 5 फ्लाइट डेली आ जाएंगी तो कराची के लिए तो मसाइल पैदा हो जाते। कराची वैसे ही एक आदमी भी मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कराची के लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन ये कि अफगानिस्तान पर बहस नहीं हो रही है, हुकूमत कह रही है कि हमारी कामयाबियां हैं। भाई अपनी कामयाबियां गिनवाओ तो सही, बताओ तो सही, सूरज कहाँ से निकला, सूरज कहाँ गुरूब हो रहा है, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप मुल्क को क्या दे रहे हैं? आप मुल्क को धूप दे रहे हैं, छाँव दे रहे हैं, आप मुल्क को सर्दी दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, आपके इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान कहाँ कंसीडर होगा किसी भी जगह पर? आपको कोई शुमार नहीं करता है, कोई चीज़ बांटते हुए, कोई चीज़ खैरात करते हुए, कोई ज़कात निकालते हुए। वज़ीर आज़म को खुद जाना पड़ता है सऊदी अरब, और कहा जाता है कि जी कोई फितरा हो, कोई ज़कात हो, कोई खैरात हो, कोई पैसे हो तो अता कीजिएगा। अता होते हैं, मगर यहाँ पर लोगों को नहीं पता चलता है कि कहाँ गया वो खैरात, सदका, ज़कात के पैसे कहाँ चले गए, वो लोगों को नहीं मिलते हैं।
लगाई साहब, ऑपोजिशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? ऑपोजिशन का भी बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी जमहूरी निज़ाम हुकूमत में, लेकिन हमारे यहाँ ऑपोजिशन का जो किरदार है वो किरदार अदा ही नहीं कर पा रही है ऑपोजिशन को आप कहाँ देख रहे हैं? टोटल फेलुअर की तरफ गई है। लोगों को उम्मीद हुई थी, पीडीएम बनी थी, पीडीएम ने जलसे किए थे, लोगों ने कहा था कि हमारी बात करने वाला कोई है। एक जलसा हुआ और एक जलसे में नैरेटिव बनाया गया कि फुला और फुला दो अफसरान सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। कभी भी किसी भी जगह पर कहीं भी कोई दो अफसरान जो है, चाहे वो कितने बड़े मनसबदार हों, वो सूरत हाल की खराबी के जिम्मेदार सिर्फ दो अफराद नहीं होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। या आप सिस्टम को चेंज करें या आप इस तरह की बातें ना किया करें। एक वो जलसे हुए, लोगों के अंदर एक जोश आया, कराची का जलसा, लाहौर का जलसा और पेशावर का जलसा, क्वेटा का जलसा, मुल्तान का जलसा, पाबंदियों के बावजूद लोगों ने बड़े जलसे किए, लोगों के अंदर उम्मीद पैदा हुई। अचानक इनकी तरफ से जो है, जब लॉन्ग मार्च का मसला आया तो अपोजिशन ने कहा कि जी पहले इस्तीफे दे दें। तो इस्तीफे देकर क्या करोगे? उसके बाद क्या होगा? फिर कौन सी आपने और सी हिकमत अमली बनाई है? तो लगारी साहब, फिर कहा गया कि पीडीएम के में जो तमाम तर जमातें हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर आपसी इख्तलाफात का शिकार हो गई या दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ हो गई? आपको क्या लगता है वजह क्या है? मजबूरियां आड़े आ गई हैं, जाती मफादात हैं या सियासी मफादात हैं, या क्या वजूहात क्या हैं? नहीं, उनको तो कह दिया गया था कि भाई हमने फिगर पूरे करने, दिखा भी दिए कौमी असम्बली में। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए इलेक्शन। अगर ये इलेक्शन उस वक्त हो रहा होता कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान वजीर आज़म नहीं रहते थे, हो ही नहीं सकता था। इसलिए कि हुकूमत वहाँ पर इलेक्शन कौमी असम्बली में हार गई थी। अगर कौमी असम्बली में ये सूरत हाल थी तो इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आ सकता था। लेकिन इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। जनाब नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि उन्होंने जब इतनी बड़ी तारीख चलाई, हम हटा देंगे, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे, आर होगा पार होगा, फिर कहा नहीं यही ठीक होगा और हम मजीद इंतजार करने को तैयार हैं। 5 साल हुकूमत पूरी करे, हम हुकूमत की मुद्दत फिर इस सारे बयानात का जिम्मेदार, इस सारी सिचुएशन का कौन है आपको क्या लगता है? मरियम नवाज हैं, बिलावल भुट्टो हैं, या शहबाज शरीफ साहब का मुफाहिमती बयानिया है? नहीं, मुफाहिमती बयानिया किससे मुफाहिमत? आप अपनी हुकूमत में हैं, आप अपने मुल्क में हैं, आप किसी फॉरेन जो है वो इन्वेजन तो नहीं हुआ है, आपके अपने मुल्क के इदारे, आप जाकर बात करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते रहते हैं। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ना शहबाज शरीफ का बयान, ये जो हार्ड लाइनर बने हुए थे कि जनाब हम बात, मसला ये है कि ये हार्ड लाइनर इसलिए नहीं बने हुए थे कि ये ची गवेरा थे, ये इसलिए नहीं बने हुए थे कि फिडल कास्ट्रो थे, राहुल कास्ट्रो थे और होची मिन थे या माओ जेतुंग थे। ये इसलिए बने हुए थे कि सारा गेम जो है वो हमारे हाथ में आए और फिर हम मालिक कुल बन जाएं और हम जिसको चाहें, जिस इदारे के सरबराह को चाहें उठाकर एक तरफ कर दें, दूसरे जिसको चाहे दूसरे इदारे के सरबराह को उठाकर एक तरफ कर दें। हमें अख्तियार कुल दिया जाए। इस दुनिया में, इस मुल्क में अख्तियार कुल किसी एक शख्सियत के पास, मलका बरतानिया के पास भी नहीं है और किसी और के पास, यानी इस तरह के अख्तियारात तो जो बाइडन के पास भी नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं थे। ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मौका दिया जाए कि हम तमाम इदारों से कहें कि जनाब उठक बैठक लगाएं, आप लोग कान पकड़ें, आप लोग हमसे माफ़ी मांगें और आइंदा आप जो है किसी सियासी कौमी मामले में आप दखलंदाजी ना करें। मैं ये चाहता हूं कि कौमी इदारों को, किसी भी इदारे को सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिशें इससे ज़्यादा थीं और इससे ज़्यादा मुल्क के अंदर आपके हालात हक में हो तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लगारी साहब, एक और बहस जो शुरू से चलती आ रही है जी, बाकी किसी महाज पर हुकूमत कामयाब हो ना हो, खारिजा महाज पर हुकूमत कहीं ना कहीं कामयाब नजर आती है। मौलाना फजलुर रहमान अब कल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे जी, फॉरेन महाज पर फॉरेन पॉलिसी भी फेल हुई है। आपका क्या तज्जिया है? क्या वाकईतन जो फॉरेन पॉलिसी है, जो खारिजा महाज है, उस पर हुकूमत नाकाम रही है या कोई ना कोई कामयाबी हुई है हुकूमत की? मैं 73 साल की खारजा पॉलिसी का जो अगर उसमें से जिस्ट निकालेंगे तो आपको ये लगेगा कि टोटल फेलुअर जो है वो इस दौर में हुआ है, कभी किसी दौर में नहीं हुआ। कैसे? आप कश्मीर पर पिछले 74 साल में जब से आपका मुल्क वजूद में आया है, आप एक स्टांस लेकर खड़े हुए हैं और स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं। क्या हुआ? वो मोदी आया और मोदी के आने के लिए राह आपने हमवार की, उनके इंतखाबी मुहिम आपने चलाई। आपने कहा था कि जनाब अगर मोदी आ गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा,
कश्मीर का मसला किस तरह हल हुआ? उसने कश्मीर को कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया और वहां पर लोगों के ये हुकूक कि कश्मीरी ही कश्मीर के मिल्कियत का हाथ रखते हैं उसको निकाल दिया गया। अब वहां पर आबादकारी शुरू हो रही है। ओके, बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। ना तो हुकूमत बेहतर तरीके से हुकूमत लेकर चल पा रही है मुल्क को, और ना अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए किसी भी जमहूरी तर्ज हुकूमत में, ना अपोजिशन अपना बेहतर तरीके से किरदार अदा कर पा रही है। तो दोनों फरीक़ैन को मिलकर चलना पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन अपना अपना बेहतर तरीके से परफॉर्म करें तो फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खारजा महाज पर हुकूमत कहती है कि वो कामयाब है, लेकिन सूरत हाल कुछ और नजर आती है। तो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है उसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, लेकिन उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अफगानिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ लग ये रहा है कि अनरेस्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से ड्रोन स्ट्राइक की गई अमेरिका की जानिब से, और दावा CIA की तरफ से ये किया गया कि इस ब्लास्ट में जो शख्स मुलव्विस था वो हलाक हो गया है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान में CIA मिशन बरसों तक जारी रहेगा, CIA की जानिब से ये कहा जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका बरसों से मौजूद रहा और अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला शुरू हुआ और 31 अगस्त तक कहा जा रहा है कि की फौज का इनखला हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब CIA समहाउ वहां पर मौजूद रहेगा, अपने ऑपरेशन जारी रखेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि तालिबान और CIA के दरमियान अगर कोलैबोरेशन होती है तो फिर यह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी। तो हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि अमेरिका क्या अफगानिस्तान में इसी तरह से मौजूद रहेगा, और खासतौर पर अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बदलती जा रही है उसके बाद भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की है पाकिस्तान के खिलाफ। तो भारत को जो पसपाई हुई है उस पर भारत का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, और इस सारी सिचुएशन में यह सूरत हाल जिस तरह से बन रही है अफगानिस्तान में अगर यही रहती है तो फिर उसके पाकिस्तान पर जो असरात मुरत्तब होंगे, पाकिस्तान उसको स्ट्रेटेजिकली किस तरह से टैकल कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब इस वक्त अफगानिस्तान में जो सारी सर सूरत हाल चल रही है आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये सूरत हाल मुस्तकबिल में मजीद अनरेस्ट की तरफ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे अनरेस्ट के अभी तक चांसेस बहुत ज्यादा हैं और सिविल वॉर के भी। पहली बात तो ये है कि अभी तक ये अंदाजा नहीं हो सका कि तालिबान वाकई एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, एक यूनिटी गवर्नमेंट बना सकेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, कोई ऐसी बातचीत के कोई हमें खबर नहीं है जिसमें ये पता लगे कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अभी आप देखें कि पंजशीर वैली में भी अभी तक मज़ामत है, वहां लोग बैठे हुए हैं। गो के जंग नहीं हो रही लेकिन कोई तावन भी नहीं है वहां पे, तो वो भी मेरा ख्याल मुज़ाकरात होंगे या मुज़ाकरात कर रहे होंगे ये लोग, लेकिन हुकूमत अभी तक कोई ऐसी बनती नजर नहीं आ रही। दूसरी चीज ये, और जब हुकूमत नहीं होगी और कोई भी अगर उसमें स्टेक होल्डर्स नाराज हैं, वो हुकूमत से बाहर बैठे हैं, तो बाहर बैठ के रिश्वतवानियां भी करेंगे, हो सकता है मज़ामत भी करे जैसा पंजशीर में है। तो वो अगर मज़ामत होगी तो फिर जो भी हुकूमत होगी उसकी रिट पूरे मुल्क के ऊपर नहीं होगी, वहां से बाकी जगहों से टेररिज्म हो सकता है। फिर ये है कि 20 साल वहां पे अमेरिका रहा, इंडिया, इन्होंने बेपनाह पैसा लगाया वहां पे, लोग खरीदे, नीचे से ऊपर लेवल तक इंटेलिजेंस में ट्रेन किए हुए इनके लोग हैं, NDS में, पुलिस में हैं, आर्मी में इनके बेशुमार लोग हैं। तो ये क्या इतनी आसानी से छोड़ जाएंगे कि हमने जो 20 साल में जितने इन्वेस्ट किया यहाँ पे उसको अब बिल्कुल दफन कर दिया जाए? ये नहीं होगा। और लाजमन उनकी जो प्रॉक्सीज मौजूद हैं उनको वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, और अगर तालिबान उनको अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करने देते, जो कि तालिबान कहते हैं कि हम नहीं करने देंगे, तो फिर भारत तालिबान को चैन से नहीं बैठने देगा। उसकी कोशिश होगी कि फिर यहाँ पे इंतशार पैदा किया जाए ताकि ये भी हुकूमत ना कर सके, और अगर कोई इंतशार के नतीजे में अगर मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाता है और वहां पे रेट खत्म हो जाती है गवर्नमेंट की, या रेट कम हो जाती है मुख्तलिफ इलाकों में, तो फिर भारत के लिए आसानी होगी, वहां से ऑपरेट करेगा। तो बहुत सारी चीजें अभी हैं जो कि खुलने वाली हैं, और इन चीजों में हमारे अपने जो खित्ते के मुल्क हैं, रशिया है, चाइना, पाकिस्तान,
जहां पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए ताकि इस हुकूमत को चलाने के लिए या वहां पे इत्तफाक राय पैदा करने के लिए खित्ते के मुल्क मदद करें तालिबान की। तो ये किस हद तक कामयाब होती है कोशिश, ये अगर कामयाब हो जाती है तो फौरी तौर पे खित्ते के मुल्क उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो फिर इनकी हालात अफगानिस्तान में कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। तो अभी वो भी कंसेंसस वगैरह सामने नहीं आया, कोशिश हो रही है। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी अर्ली स्टेज है इस मौका पे ये सोचना कि वाकई ये स्टेबलाइज हो जाएंगे और अफगानिस्तान में कोई मजबूत हुकूमत बन जाएगी। मेरा ख्याल है ये कबल वक्त है और हो सकता है कि ये ना हो सके। तो जनरल साहब, जिस तरह से आपने भी ये जिक्र किया कि वहां पर 20 साल से अमेरिका इन्वेस्ट करता रहा है, तो इतनी आसानी से अमेरिका वहां से छोड़कर नहीं जाएगा, और फिर CIA भी ये बात कर रहा है कि हम अगले कुछ सालों तक यहां पर रहेंगे, अपना मिशन जारी रखेंगे। तो फिर एक साजिशी थ्योरी भी चल रही है कि ये जो ब्लास्ट हुआ, जिस तरह से फिर बाद में ड्रोन स्ट्राइक की गई, तो क्या ऐसा मुमकिन है ये साजिशी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये खुद से ही दाइश वाला हमला सब कुछ हो ताकि अमेरिका वहां पर एक जवाब बनाए रखे मौजूद रहने का? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि भारत और अमेरिका इसमें शामिल हों, और ये मुझे पता है कि वहां पे किसी दाइश वाइश का कोई वजूद नहीं सवाए उसके जो दाइश भारत ने बनवाई थी, और वो हमारे TTP के लोग हैं। जब यहाँ से TTP के लोग गए, उसमें लश्कर जंगवी भी था, उसमें पंजाबी तालिबान भी थे, फाटा के तालिबान गए, सवात से गए, बाजौर से गए। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप थे जिनको बाज को इकट्ठा किया, बाज को इन्होंने इकट्ठा करके तो उनसे खुरासान चैप्टर बनवा दिया और उससे दबा के पाकिस्तान में पिछले 8-9 सालों में बड़े हमले करवाए, दरगाहों के ऊपर, शिया बरादरी के ऊपर हमारे पाकिस्तानी भाई मरवाए दबा के। और बड़ा काफी नुकसान हुआ क्योंकि दरगाहों पे हमारे वुमन बरेलवी मसलक के लोग वहां पे होते हैं, वो जब वहां पे जमा हुए मरवा दिए, वो बेचारे वहां पे दरगाहों पे बैठे हुए सैकड़ों के हिसाब से लोग मारे गए, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी। तो इन हालात में आप ये ज़हन में रखिए कि इसका खास मकसद था, खास मकसद के लिए ये बनाए गए। ये ताबे हैं भारत के जो वो उनको पैसे दे रहा था। अब जो ये काबुल एयरपोर्ट पे हुआ धमाका, इसका जो मैं अफगानिस्तान में बातचीत कर चुका हूं, जो मैंने वहां से खबरें ली हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि हमारे 13 लोग मारे गए हैं, जबकि हमने यहाँ पे कोई एक भी अमेरिकी नहीं देखा मरा हुआ। उनका कहना यह है कि हमने कोई ताबूत जाते हुए नहीं देखे, कोई लाशें उठती हुई नहीं देखी। जो टुकड़े लाशें जो कुछ पड़ा हुआ नजर आया वो बेचारे सारे अफगानी थे। तो ये भी चीजें अभी तक कंफर्म नहीं हैं कि ये अगर साबित हो जाता है कि उनके अमेरिकियों के कोई नहीं मरे और ये सारा ड्रामा था, तो फिर तो कोई शक नहीं है इस बात में कि ये एक खास बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ये वाकया किया गया। फिर आप ये देखिए कि एक वक्त में यानी इस धमाके से कोई 12-14 घंटे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर कई थ्रेट अलर्ट आए, और वो सारे मगरबी दुनिया से, और उसमें बताया गया कि जी यहाँ पे हमला होने वाला है। ये कभी भी थ्रेट अलर्ट जो है वो इतने एक्यूरेटली होते हैं, फिर अगले दिन ही आप कह रहे हैं कि जी हमने वो मास्टरमाइंड भी मार दिया। ठीक, वो इतनी इंटेलिजेंस अगर आपकी थी तो 20 साल आप यहाँ बैठे हुए थे, क्यों नहीं मारे ये लोग? आप खत्म कर देते ये सारे। अभी कहते हैं जी 20 वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस 20 साल में इतनी इफेक्टिव थी, मार देते उन 20 ग्रुपों को, खत्म करते आप। वेरी राइट। लेकिन वो नहीं किया। तो लगता ये है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि एक खास प्लान के तहत किया गया। और जनरल साहब, ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तो भारत भी बड़ा मास्टरमाइंड है, और भारत की जिस तरह से अफगानिस्तान में पसपाई हुई है और भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयां होती रही उनमें भारत मुलव्विस रहा। अब जब भारत को पसपाई है तो भारत फिर बलूचिस्तान में कुछ कर सकता है, या जो भारत का रद्द-ए-अमल होगा उस पर फिर पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, भारत का रद्द-ए-अमल कुछ भी हो, हकीकतन जिम्मेदारी है अभी ये अफगान तालिबान जिन्होंने इंटरनेशनल गारंटीज दी हुई हैं, और वो गारंटी ये है कि अमेरिका के साथ जो माहिदा दोहा में किया उसमें भी है ये, और पाकिस्तान को अलग से भी पूरी यकीन दहानी कराई है, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को, कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये
डिपेंड करता है कि तालिबान की वाकई रिट पूरे मुल्क पे है। अगर किसी हिस्से पे, जैसे पंजशीर है, अगर पंजशीर से आज हम तालिबान को कहें कि वहां पे दहशतगर्द जमा है जो पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहते हैं, तो वो हमें यही कहेंगे कि पंजशीर के ऊपर अभी हमारा कब्जा नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई सूरत हाल होती है तो तालिबान पे बस होंगे, लेकिन अगर उनकी हुकूमत पूरे अफगानिस्तान पे आ जाती है तो फिर वो लाजमन इसके खिलाफ एक्शन करेंगे। उस सूरत में, दूसरी सूरत में जबकि उनका पूरे मुल्क पे कब्जा ना हो और मुख्तलिफ जगहों से कोई ऐसे इलाके हों मौजूद जहां पे के दहशतगर्द मौजूद हैं और तालिबान निकाल नहीं सकते उनको, तो फिर दूसरे मुल्कों को, दूसरी कुव्वतों को, जिस तरह अमरीका भी ड्रोन यूज कर रहा है, उनको भी अपने जराए यूज करने हों। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज हो रही है तो फिर पाकिस्तान को अपने जराए इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि तालिबान की रिट नहीं है वहां पे। या तालिबान जिम्मेदारी ले लें, नहीं लेंगे फिर किसी और को कुछ करना होगा। तो अब चूंकि डायरेक्टली भारत वहां पे बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नजर नहीं आएगा, तो इसलिए आपका भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका या भारत के साथ नहीं है। अब आप जाके एलिमिनेट कर सकते हैं उन दहशतगर्दों को जो कि अफगानिस्तान से किसी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर तालिबान उसकी जिम्मेदारी ना ले। तो ये चाइना भी करेगा, रशिया भी, पाकिस्तान, सब मुल्कों को ये राइट होगा, क्योंकि सबको खतरा है कि वहां पे दाइश या कोई भी वहां पे दाइश के नाम पे शुरू हो सकता है काम, और इन मुल्कों में CIA की स्पॉन्सरशिप के नीचे रशिया, चाइना में दहशतगर्दी कराई जा सकती है, पाकिस्तान में कराई जा सकती है, और उसके पीछे रॉ और CIA मौजूद हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। ये जो सिचुएशन अफगानिस्तान में चल रही है, इस पर पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर हम ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो डेवलपमेंट हो रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम डिफेंसिव मोड पर बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का शुरू से ही लेकर बड़ा अहम किरदार रहा है, और अभी भी गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से DGI-SPR की जानिब से बात की गई कि अफगानिस्तान के मामले पर बात की भी गई थी कि अफगान फौजियों को पाकिस्तान में लाकर ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन भारत की जानिब से ट्रेनिंग हासिल की गई और भारतीय ऑफिसर्स भी अफगानिस्तान आते रहे। तो इस सारी सूरत हाल पर हम ज़रा बात करेंगे, क्योंकि जो फैसला किया गया था कि इस्लामाबाद होटल्स को फौरी तौर पर खाली कराने का, वो फैसला फिल वक्त वापस ले लिया गया है। कराची का जो मामला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उसे भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में शुरू से जो किरदार अदा करता रहा है, और अब जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, और आगे पाकिस्तान मजीद क्या किरदार अदा कर सकता है, और दीगर ममालिक खासतौर पर अमेरिका का जो एक किरदार हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि CIA का जो मिशन है वहीं पर इस तरह से जारी रहेगा। तो सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, ये जो सारी सूरत हाल चल रही है इसमें पाकिस्तान का शुरू से ही लेकर बड़ा अहम किरदार रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, अब DGI-SPR भी ये बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि खान साहब ने इससे पहले ही सारी सूरत हाल बता दी थी और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जिस तरह से उन्होंने बताया था। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान किसी भी तरह से अलग हो नहीं सकता। तो अब इस सारी सिचुएशन के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब है, और इसी के साथ ही पाकिस्तान फर्दर क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान के पास एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है और एक स्ट्रैटेजिक विजन के हवाले से एक स्ट्रैटेजी है। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में तो हम वाकई इस वक्त देखिए ऑन टॉप ऑफ थिंग्स हैं, और उसकी मैं आपको 2-3 वजूहात गिनवा देती हूँ। पाकिस्तान ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, और 12 इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का इदराक कराया था कि हम रेफ्यूजीज नहीं लेना चाहते। उसको हमने बहुत अच्छे तौर पर ऑपरेशनलाइज किया है। हम लोगों को वीज़े के साथ आने दे रहे हैं, प्रॉपर पेपर्स के साथ आने दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ है, और अगर होगा तो हम इरानियन मॉडल जो है वो सामने रखेंगे। दूसरा जो बॉर्डर मैकेनिज्म्स इंतहाई अहम है, जिसमें मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को दाद देनी चाहिए, वो है कि हमारा 90% जो फेंसिंग है बॉर्डर की वो मुकम्मल हो गई है। इस बात को आप इस तरह से सोचिए कि टर्की ने भी अपना बॉर्डर फेंस करना शुरू किया है, क्योंकि ईरान, उसका बॉर्डर नहीं मिलता, ईरान के थ्रू जो लोग वहां पे जा रहे हैं
उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और अब तक टर्की सिर्फ 5% बॉर्डर को अपने फेंस कर चुका है। तो पाकिस्तान इस हवाले से अगर आप देखिए इज माइल्स अहेड, उसने सूरत हाल को भांप भी लिया था और इसके हवाले से अपनी एक स्ट्रैटेजी भी वो सामने ले आए थे। अब बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ती है तो पाकिस्तान उसे कैसे एड्रेस करेगा, और ये हमारी स्ट्रैटेजिक विजन का हिस्सा है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि उसको स्केपगोट किया जाएगा, यानी जो अमेरिकन ब्लंडर्स हैं, जो नेटो फोर्सेस के ब्लंडर्स हैं, जो गनी हुकूमत की डेफिशिएंसीज थी जो अब खुल के आया हो रही हैं, वो पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की जाएगी। इनिशियली तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी तरफ हमें इशारे मिल रहे हैं। जो तालिबान का टेक ओवर है उसको भी समझा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया, हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ टॉक्स फैसिलिटेट की और टॉक्स में भी दीगर कैपिटल शामिल थे, दोहा शामिल था, मॉस्को शामिल था, बीजिंग शामिल था, अमेरिका बजाते खुद शामिल था। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो एयरपोर्ट पे इंसिडेंस हुआ जिसकी लार्जली जिम्मेदार वेस्टर्न पावर्स हैं, क्योंकि उन्होंने इनखला को मैनेज नहीं किया और वहां पर एक रश क्रिएट हुआ है। वहां पर अब अमेरिका में समझिए थोड़ा गुस्सा भी है और बाइडेन को बहुत सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी कहनी पड़ रही हैं। तो बाइडेन ने कहा कि जी वी विल नीदर फॉरगेट, वी विल नीदर फॉरगिव, वी विल हंट देम डाउन। और उसी तरह बिल्कुल एक 9/11 वाला रिएक्टिव एटीट्यूड है। उन्होंने ड्रोन हमला किया है अफगानिस्तान में, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ISIS के एक सरबराह को या ऑपरेटिव को मार दिया है। अच्छा हो अगर ऐसा होगा, और आई होप ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये अफगानिस्तान तक महदूद रहें और तालिबान और CIA की इस हवाले से कोलैबोरेशन हो, और अगर ये तालिबान को फैसिलिटेट करते हैं और तालिबान इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा मसला उस वक्त शुरू होता है अगर जो अफगानिस्तान का अनरेस्ट है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी सूरत हाल भांप ली थी पाकिस्तान मिलिट्री ने, और उन्होंने इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हैं वो इंटैक्ट हैं और इन प्लेस हैं, और मेरा ख्याल है कि हम होल्ड करेंगे किसी भी स्पिल ओवर को पाकिस्तान की तरफ आने से। लेकिन जाहिर है, मैं और आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान, आपने भी फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि इंटरवाइंड हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, बॉर्डर एरियाज, आंगन एक घर में और दरवाज़ा दूसरे घर में तरह की सूरत हाल है। तो अगर बहुत इन्फ्लक्स बढ़ा तो फिर पाकिस्तान को और ज्यादा stringent measures लेने पड़ेंगे। Dr. as America is saying that CIA mission will persist for years in Afghanistan, and you are saying also कि CIA और तालिबान के दरमियान अगर collaboration हो जाती है तो correct me if I'm wrong और clear भी कीजिएगा कि इस तरह से तो फिर अमेरिका का अमल दखल somehow directly and indirectly technically अफगानिस्तान में फिर रहेगा। देखिए, this is not for us to decide। तालिबान अपनी हुकूमत बना रहे हैं, वो सोवरेन स्टेट है, वो अफगानिस्तान सोवरेन स्टेट है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं अमेरिकन के साथ। और अगर वो समझते हैं कि ओवर द होराइजन सर्वेलेंस जो है वो उनके लिए किसी तरह बेहतर तौर साबित हो सकती है स्पॉयलर्स के एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए, तो वेल एंड गुड। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, अमेरिकन्स हंट डाउन किसी को अफगानिस्तान में नहीं कर सकते जब तक उनके पास ग्राउंड पे इंटेलिजेंस ना हो और ग्राउंड पर उनके साथ कोलैबोरेशन ना हो। ग्राउंड पे 90% कंट्रोल जो है वो तालिबान का ही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका ये करना भी चाहता है तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन में होना चाहिए तालिबान के साथ, उसको तालिबान के साथ इंगेज होना चाहिए और इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इतने मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स अमेरिका ने अफगानिस्तान में किए हैं कि अब उनकी मजीद गुंजाइश नहीं है। और बाय द वे ये जो ड्रोन हमला हुआ इससे भी वहाँ पे अनरेस्ट फैला है, सिविलियंस में खौफ फैला है। तो मुझे लगता है कि हम सबको रुक कर ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करें कि जो अफगानिस्तान में आम आदमी है, जो एयरपोर्ट पर वीज़े हासिल कर कर ग्रीन कार्ड के हसूल के तहत वहाँ से निकल नहीं सकता, वहाँ से भाग नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी किस तौर बेहतर की जा सकती है। इस वक्त 80% पॉपुलेशन अफगानिस्तान की बिलो $2 पर रहती है। एड्स जो 2024 के लिए कमिट हुई थी वो बंद हो गई हैं। जो पैसे उनके थे वो अमेरिका और IMF ने उनको मुंजमद कर दिया है। तो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, एक
मिलिट्री कंस्ट्रेंट है, स्पॉयलर्स हैं। तालिबान के लिए ट्रांजिशन और टेक ओवर और फिर वहां पर ऑर्डर मेंटेन करना, में अमन की बात नहीं कर रही, ऑर्डर मेंटेन करने की जिस तरह से आपने बात की और दीगर और बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। पंजशेर का जो मामला है, अब ये जो मुआहिदा हुआ है, ये जो गुफ्तगू चल रही है, ये वक्ती तौर पर है या आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में कुछ हो सकता है? देखिए, पंजशीर में उन्होंने कोशिश की थी कि वो 90 की दिहाई का जो नॉर्दर्न अलायंस का मॉडल है उसको रिवाइव करें। तो उन्होंने पंजशीर वैली में अपने आप को, समझिए जो तमाम ऑपोजिशन फोर्सेस थी, उन्होंने अपने आप को वहाँ खड़ा किया था और उनका ख्याल था कि दीगर ममालिक से या पेरिफेरल मुल्कों से उनको सपोर्ट आएगी, सेंट्रल एशिया से आएगी या इंडिया से आएगी वगैरह वगैरह। तालिबान ने आते ही बिलखुसूस सेंट्रल एशियन स्टेट्स को ये अश्योरेंस दी है और इंडिया को ये वार्निंग दी है कि आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करें और हम आपके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यही अश्योरेंस उन्होंने बीजिंग को भी दी है, यही अश्योरेंस उन्होंने मॉस्को को भी दी है और पाकिस्तान को भी दी है। बल्कि ये भी कहा है कि वो अनासर जो आपके लिए मसाइल खड़े करते थे, हम उनको कंट्रोल करेंगे, कर्टेल करेंगे। इसके नतीजे में जो पंजशीर में लोग थे उनको कोई गैर मुल्की इमदाद नहीं आई है और जो मेरी इत्तला है उसके हवाले से तो उनको इस वक्त खुराक और असलहे का भी मसला है। तालिबान इंटरेस्टिंगली बड़े स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने पंजशीर पे हमला नहीं किया, उन्होंने पंजशीर को घेरा और टॉक्स ऑफर की और फिर कहा कि हम नहीं चाहते कि एक भी अफगान बंदे का जो है खून जमीन पर गिरे। दिस इज गुड पॉलिटिक्स। तो बातचीत तो फिर आप देख रहे हैं हुकूमत साजी का जो एक सिलसिला चल रहा है, तालिबान चाह रहे हैं कि हुकूमत वहां पर तश्कील दी जाए। तो जिस हामिद करजई, अब्दुल्ला, आप इन लोगों को देख रही हैं कि आने वाली हुकूमत का हिस्सा होंगे ये लोग? मेरा ख्याल है कि तालिबान क्योंकि लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और रिकग्निशन के ख्वाह हैं और उसके लिए एक्टिवली इस वक्त काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी मैसेजिंग में भी ये एलिमेंट आपको वाज़ेह तौर पे नजर आता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि शेयरिंग रियल होगी, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए मुझे लगता है तालिबान ज़रूर जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, बशमूल हामिद करजई हुए, अब्दुल्ला हुए या दीगर एथनिसिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हुए, क्योंकि ये जो तालिबान की आपने बिल्कुल ब्लडलेस कैप्चर ऑफ पावर देखा, वो इस वजह से हुआ कि वो पिछले 6 महीने से वॉर लॉर्ड से, चीफ से कोलैबोरेशन में थे कि बगैर रेजिस्टेंस के टेक ओवर हो जाए। तो अब जाहिर है उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, चाहे इंटरनल डायमेंशंस को देखें चाहे एक्सटर्नल डायमेंशंस को देखें। ये कंपेल करते हैं वो तालिबान को हिस्सेदारी देने के लिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रही थी और देखते हैं अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होता है। अमेरिका भी इंटैक्ट है अभी तक। तालिबान और सीआई के दरमियान अगर कोलैबोरेशन होती है तो उसके बाद सिचुएशन कुछ और होगी और अगर अनरेस्ट इसी तरह से रहता है तो पाकिस्तान पर इसके असरात मुरतब होंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।